नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे मोर्चे पर हमला किया है। नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में बीजू पटनायक और नवीन पटनायक के गढ़ में जाकर कहा कि तीसरा मोर्चा घिसे पिटे लोगों को इकट्ठा करके बनाने की एक कवायद है। थर्ड फ्रंट एक दुकान है जिसे लोग खोलकर बैठ जाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम सरकारों का हवाला दिया जहां तीसरे मोर्चे से जुड़े हुए लोग मुख्यमंत्री हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं अमरजीत कौर, विनोद अग्निहोत्री और बाकी मेहमान। विनोद जी, सबसे पहला सवाल आप ही के साथ, क्या मोदी को किसी तरह से इस गठबंधन या मोर्चेबंदी से कोई खतरा या चुनौती दिखता है, या स्ट्रेटजी है कि आप वहां गए चूंकि बीजू जनता दल के नवीन पटनायक तीसरे मोर्चे में घटक हो सकते हैं इसलिए उन पर सीधा हमला बोलते हैं? नहीं, दोनों बातें हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी को जो एक केक वॉक जैसा लग रहा था और उनको लग रहा था कि अगर तीसरे मोर्चे नहीं बनेगा तो कांग्रेस के खिलाफ इस देश में जो गुस्सा है उसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अगर तीसरे मोर्चे के दल इकट्ठे होते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, क्या स्वरूप हो, तो वो गुस्सा फिर बटेगा। जब वो बटेगा तो बीजेपी को वो फायदा नहीं होगा। कांग्रेस की तरफ जो इशारा कर रहे हैं वो कि ये लोग कांग्रेस की मदद के लिए हैं और कांग्रेस बचाओ इनका मकसद होगा, ये कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं कि नहीं? वो उनकी रणनीति है। वो रणनीति ये है कि इनको अगर कांग्रेस के खेमे में खड़ा कर देंगे तो जो गैर कांग्रेस और कांग्रेस विरोधी वोट है वो बीजेपी के साथ पोलराइज होगा। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस विरोधी वोट जो है वो बटे। तो थर्ड फ्रंट अगर एकजुट होता है और अलग अलग सीट एडजस्टमेंट भी होता है तो कहीं न कहीं फिर आप देखिएगा बीजेपी के सामने संकट ये आएगा कि यूपीए सरकार और कांग्रेस के विरोध का जो वोट है वो अगर बटा, जैसे दिल्ली में बटा। विनोद, होगा कहां? सीटें देखिए सब रेजगारी है। खुदरा एजीपी 1 सीट वाली पार्टी, जेडीएस 3 सीटों वाली पार्टी, जेवीएम 1 सीट वाली पार्टी, जेडीयू एक मान सकते हैं, एक बड़ा फैक्टर, बीजेडी 14 सीट मान सकते हैं। बाकी एआईडीएम के क्या होगा? आज की डेट की सीटों पे आप कैसे उनको रोजगारी कह सकते हैं? कल आप खजाना हो जाएंगे तो हम बात करेंगे। कल आप खजाना हो गए, सीटों में हम तो जिसकी एक सीट है जो सरकार बनेगी या कुछ सिचुएशन होगी वो पोस्ट इलेक्शन होगी। बिल्कुल आज की बात के चल रहे हैं जिसकी आज सीट, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं इनकी महत्वाकांक्षाएं भी साथ में बीजेपी मैं कह रहा हूँ खाली सीट की बात नहीं, वोट परसेंटेज की बात है। जेडीएस की भले 3 सीटें हों लेकिन उसका एक वोट परसेंटेज अभी भी है कर्नाटक में। एजीपी का एक वोट परसेंटेज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव के बाद ये कोई अच्छी स्थिति में भी आ गए, मान लो 96 की तरह, तो इसमें कितने प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? वो चुनाव के बाद तो सभी, और आपने देखा कि कैसे लालू मुलायम और सब ढीला पुष्ट चुनाव के बाद वो बड़ा सवाल है। चुनाव के बाद एक समीकरण अलग बनेगा। लेकिन बीजेपी की सबसे समस्या ये है कि उसका वोट बटेगा। अगर सरकार विरोधी वोट बटता है तो मुश्किल होती है। और सरकार विरोधी वोट जब बटता है, अकाली दल मनप्रीत बरार और कांग्रेस के बीच वोट बटा, अकाली दल सरकार में वापस आ गया। तो ये खतरा जो बीजेपी को लगता है कि अगर कांग्रेस और यूपीए विरोधी वोट बटा और थर्ड फ्रंट उसका शेयर ले गया, उत्तर प्रदेश जहां 50 सीटें, जहां उत्तर प्रदेश में जहां 50 सीटें जीतने की कल्पना बीजेपी कर रही है, अगर वहां मुलायम सिंह और मायावती वो वोट काट लेगा जिसको बीजेपी पोलराइज करना चाहती है मुजफ्फरनगर की घटनाओं के बाद, तो कहां रहेगी? ये सवाल तो है। लेकिन एक बार मैडम, आपका गुस्सा जायज है लेकिन हम आपके पास आएंगे। एक बार हम चलते हैं, मिथिलेश कुमार समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। मिथिलेश जी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। नरेंद्र मोदी ने थर्ड रेट और थर्ड ग्रेड ये सब तो पहले भी कहा, लेकिन ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की बर्बादी समाजवादियों की सरकार ने की, और आपके लिए भी कहा कि बंगाल की बर्बादी लेफ्टिस्टों ने की है। और इसलिए ऐसे जो लोग हैं, जो घिसे पिटे लोग हैं, ये देश के लिए भी अच्छे नहीं है और इनका मकसद है कांग्रेस का समर्थन करना, कांग्रेस का बचाव करना। और यही कैप्टन अभिमन्यु ने भी कहा क्योंकि ये लोग कांग्रेस को समर्थन देते रहे। मिथिलेश कुमार, ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में न कोई समस्या है न कोई दिक्कत है। ये फालतू बातें सब कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन कांग्रेस से भी हो रहा, भारतीय जनता पार्टी से भी हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग लच्छेदार बातें कहना और एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना इतना बेहतरीन जानते हैं कि शायद कोई पार्टी जानती हो। लेकिन ये बात तो सही कर रहे हैं मोदी ना, क्योंकि आप चुनाव मैदान में लड़ाई भी कर रहे हैं और दिल्ली में सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। दिल्ली में मौके पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी समर्थन देते हैं, जहां सरकार की गर्दन फंसती है मुलायम सिंह समर्थन भी देते हैं, बचाते भी हैं। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, अच्छा ऐसा है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए तो दिल्ली में समर्थन है। अच्छा, लेकिन चुनाव मैदान में अभी विधानसभा चुनाव हुआ, हम लोग आमने सामने थे और लोकसभा में भी आमने सामने। तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कभी यूपीए के प्रधानमंत्री क्या डिनर होती है तो फोटो खिंचवा लेते हैं यूपीए के एजेंडे के साथ, फिर उसके बाहर लड़ते हैं। और आज आपको लग रहा है कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए आपको जरूरत है कि एक 11 दलों का एक कुनबा बनाओ तो वहां भी चले जाते हैं। मतलब 3-4 प्ले ग्राउंड एक साथ आपने तैयार कर रखा है। फायदा है हिंदुस्तान की जनता को। इस समय उनकी जरूरत है जो जनता की बात करे और जो हवाई जहाज से बात कर करके
बहुत बड़ी रैली कह रहे हैं हमने कर दी, तो रैली समाजवादी पार्टी की इनसे कोई छोटी नहीं हो रही है। हमारी पार्टी का जनाधार बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और हिंदुस्तान की जनता को क्या चाहिए, अगर कोई समझती है पार्टी तो है समाजवादी पार्टी, जिसका हम देखते हैं सफाई में जो डांस होता है, तो समाजवादी पार्टी को समझ में आता है जनता को क्या चाहिए, यूपी को क्या चाहिए। और मिसालें मुजफ्फरनगर की भी। हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु आपको सवाल पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुटता है। कैप्टन अभिमन्यु। मैं दो बात कहना चाहूंगा अजीत जी आपके माध्यम से। एक तो कांग्रेस का सबसे विश्वसनीय सहयोगी पिछले दिनों में कोई रहा है तो वो समाजवादी पार्टी रहा है। ये लोग दिल्ली के अंदर सगाई करते हैं, लखनऊ में लड़ाई करते हैं, दिल्ली में प्यार करते हैं और लखनऊ में तकरार करते हैं। कभी राहुल गांधी जी इनके खिलाफ आकर के उत्तर प्रदेश में कुछ कह करके स्वांग करके अलग अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पीछे एक रैली में कहा था कि सबका मालिक एक, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सबका मालिक एक है। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगा कि देश की जनता ने देखा है कि सांप्रदायिक लोग कौन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सर्वाधिक सांप्रदायिक लोग हैं, जिन्होंने देश के अंदर लगातार वोट बैंक की राजनीति करते हुए, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, कभी मजहब आधारित आरक्षण की बात करते हैं, कभी आतंकियों को, आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेने की बात करते हैं। केवल मात्र अल्पसंख्यकवाद वोट बैंक के चश्मे से देखना, क्या यह सांप्रदायिकता नहीं है? तो इनसे आज पूरा देश जो चाहता है, देश की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आने वाला लोकसभा चुनाव हो। चलिए समझ गया, आपकी पार्टी में दर्शक को नहीं बैठी नहीं, वो उनका विरोध करते हैं कि समाजवादी पार्टी एकदम थी जो प्रमोशन आरक्षण का विरोध। मिथिलेश कुमार, आपके नेताजी मिथिलेश कुमार, एक मिनट, मिथिलेश कुमार जी, मिथिलेश कुमार एक मिनट, मिथिलेश कुमार पार्टी नेता पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। आज उनको बड़ी देश की चिंता हो रही है। नहीं, देश की चिंता तो मुलायम सिंह जी को है। साथ में ये भी बताइए मिथिलेश जी, मुलायम सिंह को अपनी क्यों कितनी चिंता है? क्योंकि मुलायम सिंह के भीतर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पिछले 15-16 साल से सुलग रही है, सपना पल रहा है। 96 में भी वो सपने ने हिलोड़े मारी थी। क्या प्रधानमंत्री, मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कौन आदमी है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है? जो जिस पार्टी दल का अपने नेता को पीछे करके और प्रधानमंत्री पद का घोषित करा लिया हो, उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? बताइए आप मुझे। हाँ चलिए, बात तो सही। फिर तो आप ईमानदारी से कहते हैं मुलायम सिंह बनना चाहते हैं तो अच्छी बात है। फिर तो आप कहिए कि जनता की चिंता छोड़ दीजिए। फिर हिंदुस्तान की जनता का हवाला देने की बजाय बताइए कि मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जो हमारे नेताजी को प्रधानमंत्री बनाएगा हम उसके साथ जाएंगे। की बात ही नहीं हम करेंगे तो हमें वोट कौन दे देगा? बिल्कुल बिल्कुल, जनता के आदमी है, जनता का दल है समाजवादी पार्टी। हम लोग एक एक वोट की एक एक लोगों की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। बिल्कुल समस्याएं सुनते हैं और आजम खान की भैंस भाग जाती है तो पूरा पुलिस महकमा, पूरा पुलिस महकमा कुत्ता लेकर और डॉग स्क्वाड लेकर आजम खान की भैंस खोजता है। बहुत महान सरकार है आपकी, समाजवादी सरकार है। भैंस की तलाश इस देश में 66 साल के इतिहास में किसी मंत्री के तबेले से भागी हुई भैंस की तलाश यूपी में हुई है सर। और तलाश न करने में 3 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए तो यूपी में। आपका नाम अमर है आपकी सरकार का। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, एक मिनट, आपको तो कायदे से तबेले की सुरक्षा के लिए एनएससी की मांग करनी चाहिए। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, मुस्कुरा रहे हैं आप। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जिस ढंग से नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं थर्ड फ्रंट पे, ये सब बातें अपनी जगह है, वो जो भी है, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि तीसरे मोर्चे में कोई गुंजाइश आप देखते हैं क्या? क्योंकि आपने पहले कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ है, जो मुलायम सिंह जी साथ साथ हैं भी। और जैसा कि कहा कैप्टन अभिमन्यु ने, बहुत दिलचस्प, दिल्ली में सगाई, लखनऊ में लड़ाई। यूपीए दिल्ली का जिनको दर्द है, दिल्ली में कह रहे थे हम अभी सरकार बनाने जा रहे हैं और वहाँ आम आदमी सरकार बन गई। अरे यही दिक्कत है बीजेपी वालों को। चलिए थर्ड पॉइंट को कोस रहे हैं। चलिए बाकी दिक्कत आपको 3 महीने बाद अपनी पता चलेगी। चलिए एक मिनट शांत रहिएगा, अखिलेश जी को बोलने दीजिए। हाँ अखिलेश जी, जो भाजपा के सर्व प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं, ये अच्छा हो रहा है कि वो अपना आपा खोते जा रहे हैं और जो और दल बचे हुए हैं उनके प्रति वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पार्टी
हाँ, पार्टी की स्वयंभू है, जनता का नहीं है। चलिए, आपके तो पिछले छह चुनाव से चला आ रहा, 5 चुनाव से वेटिंग का देश ने मान लिया है। वो भाई आप बोले तो मैं चुप रहा, आप बोलना चाहे तो मैं चुप रहा। कैप्टन साहब, कैप्टन अखिलेश प्रताप अपनी बात पूरी करें। अखिलेश प्रताप, आऊंगा मैडम आपके पास। अखिलेश प्रताप, ये बहुत अच्छा है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि नागपुर और अहमदाबाद यही समझता रहे कि जनादेश उनको मिल चुका है और उसी गुमान में रहें, उसी खुमारी में रहें। ये हम लोग भी चाहते हैं और वो उसी रास्ते पे चल भी रहे हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे जो आपने पूछा, देखिए आज यूपीए की अपनी बहुमत की सरकार आएगी। आप देख लें, हमारे पास जितने ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस हैं, हमारे पास जितना व्यापक जनाधार, ट्रस्टेड अलायंस तो कितने छोड़ के गए 10 साल में, हमारे पास वो सब ट्रस्टेड ही थे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा राजनीति शास्त्र की जानकारी आज जो है वो बाद में आ जाएंगे, इसलिए बात कर रहे हैं और उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। समय इजाफा ही होता जा रहा है। और मैंने आपसे बार बार कहा कि यह देश उस व्यक्ति को, उस विचारधारा को कभी नहीं स्वीकारेगा कि जो एक फेक आडंबर बना करके एक प्रदेश का रोल मॉडल प्रोड्यूस किया हो, और जब उसकी हवा निकलने लगी तो अब उस प्रदेश का रोल मॉडल की भी चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि जो भी 20-22 इंडेक्स होते हैं किसी मानक के, उसमें कहीं भी गुजरात, चलिए आप प्रिय विषय पर चले गए, गुजरात पर। चलिए, गुजरात के विकास पर हम पहले बहुत बात कर चुके हैं अखिलेश जी। वैसे तीसरे मोर्चे और राजनीति पर बात करना चाह रहे हैं अखिलेश जी। गुजरात पर हम कई बार बहस कर चुके हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं ने गुजरात के विकास मॉडल का अच्छा अध्ययन कर रखा है। चलिए हम वापस लौटते हैं। विनोद अग्निहोत्री, आपके पास आने से पहले मैडम एक बार सीखना नहीं चाहते हैं। गुजरात में लगातार जहां तक बात है, गुजरात के विकास से सीखना नहीं चाहते हैं लोग। नहीं, चलिए आप सिखाइएगा जब आपकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता को फैसला करने दीजिए कि जनता सीखना चाहती है कि नहीं। इनके गुरु हैं वो ये कहते हैं महिलाओं के प्रति क्या भाव रखते हैं इनके सरसंघचालक, दलितों के प्रति क्या भाव रखते हैं, चलिए वो भी मुद्दा नहीं, प्रति क्या भाव रखते हैं, एक शिक्षकों के प्रति क्या भाव रखते हैं, वो दिख चुका है, बोल चुके हैं। सर्वाधिक रिजर्व सीट असंभव विधानसभा के चुनाव में, लेकिन ये भी हमारे मुद्दा है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मुद्दा ये नहीं है। अभी एक मिनट रोक रहा हूं आपको। मुद्दा ये नहीं है। महिलाओं के प्रति बहुत बड़ी ताकत, और इसलिए और बड़े बड़े नेता थे, हरकिशन सिंह सुरजीत से लेकर, और एबी वर्धन तो अभी है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता और तमाम नेता, शोभना चटर्जी और बड़े बड़े ज्योति बसु से। आज लेफ्ट के पास भी न ऐसी ताकत है, न जो हम तीसरे मोर्चे की बात करें जिसमें बड़े बड़े नेता उस समय भी थे, जीके मूपनार से लेकर लालू भी थे, उस समय आदमकद थे, बाद में उन पर इल्जाम लगा और तमाम, वो स्थिति आज नहीं है। और उसके बाद सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, तो लगता नहीं कि सिर्फ औपचारिकता का निर्वाह करते हैं। चुनाव के समय हम सब मिलने की कोशिश करते, और ये कोशिश 2009 में भी हुई थी, और तब भी जयललिता, मायावती और तमाम तरह की कोशिश हुई। तो जनता को लगता है कि ये एक ऐसा कुनबा है जो चुनाव के पहले अवसरवादी एक साथ होने की कोशिश करते हैं। जनता को क्या लगता है, वाले ज्यादा सक्रिय हैं, बोलने दीजिए जरा एक मिनट जी। जनता को क्या लगता है वो जनता चुनावों में बताएगी, इसलिए हम जनता के को क्या लग रहा है अभी उसके जो है ना ठेकेदारी नहीं लेना चाहते हैं। और हम सीधे कहना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान के जनवाद का मजाक है। अगर रीजनल लेवल पे लोगों की एस्पिरेशंस किन्हीं पार्टीज के साथ है और वो उनको वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को नहीं देना चाहते या बीजेपी को नहीं देना चाहते हैं, इन बहुत सी पार्टियां वो भी हैं जो हमारे मोर्चे में नहीं आने चाहते। कहाँ देना चाहते हैं? गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी में भी बहुत सी पार्टियां हैं जिनको आप कह सकते हो कि आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, या बीजेपी पहले ये मोर्चा बन क्यों नहीं रहा? नहीं बनाना है पर आप लोग ये कॉन्शियस डिसीजन है, ये कॉन्शियस डिसीजन है कि लोगों ने वोट डालना है। स्टेट टू स्टेट अलायंसेज होंगे और उसमें हम रोकना चाहते हैं कांग्रेस के रथ को, यूपीए की सरकार नहीं बने, और हम रोकना चाहते हैं ये शुद्धिकरण का शब्द आसान शब्द नहीं है, ये बहुत खतरनाक शब्द है। जब शुद्धिकरण शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जर्मनी और इटली और स्पेन की याद कराते हैं। इसलिए हम सीधे सीधे समझते हैं ये कौन से शुद्धिकरण की सियासत लाना चाहते हैं। आज ये बहुत परेशान है कि थर्ड फ्रंट की पार्टियां आपस में क्यों मिल रही हैं। अखिलेश प्रताप संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसको विनोद अग्निहोत्री के पास होगा। अखिलेश प्रताप एक बात इन्होंने कहा शुद्धिकरण, और मैं फिर से दर्शकों को बता दूं, जो नए दर्शक आए होंगे, कि मोदी ने यह भी कहा है
कि ये जो दल है जब तक कांग्रेस को मदद करने वाले थर्ड फ्रंट को पहचानेंगे नहीं तब तक हिंदुस्तान की राजनीति का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। अखिलेश प्रताप, देखिए, जिसने महापाप किया हो वो शुद्धिकरण की बात करते हैं, हंसी आती है राजनीति में। और शुद्धिकरण का मतलब क्या है इनका? क्या इस देश के लोग शुद्ध नहीं है? अपने कर्म देखिए आप, चाहे राजनीतिक कर्म हो चाहे जैसे भी कर्म हो, आप इस तरह से किसी के ऊपर शुद्धिकरण का आरोप लगा देते हैं और ऐसे वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। राजनीति में हम इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए। विनोद अग्निहोत्री, एक मिनट, वक्त कम है। विनोद अग्निहोत्री, ये हमला मैं फिर उसी पर आऊंगा, ये हमला और उम्मीद, ये क्या जमीन पे वो फलीभूत हो पा रही है। वक्त कम, इतनी महत्वाकांक्षाओं के बीच जिसमें मुलायम सिंह की महत्वाकांक्षाएं सर्वोपरि हैं, जयललिता की भी महत्वाकांक्षा है, इतनी महत्वाकांक्षाओं के बीच सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ऐसी बैठ के कोई मोर्चेबंदी की गुंजाइश। तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई मैग्नेट नहीं है। तीसरा मोर्चा तब बना है जब एक बड़ी पार्टी मैग्नेट रही। 89 में जनता दल एक मैग्नेट था और 96 में भी जनता दल एक मैग्नेट बना, जिसकी 100 से ऊपर सीटें। अब मैग्नेट कुर्सी है, प्रधानमंत्री कुर्सी है। मैं पॉलिटिकल मैग्नेट की बात करता हूँ, कुर्सी तो तब भी मैग्नेट थी, पॉलिटिकल मैग्नेट की। आज की दिक्कत यह है कि कोई भी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे AIADMK के हो, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, कोई एक मैग्नेट नहीं है जिस मैग्नेट के चारों तरफ ये 30 सेकंड कैप्टन अभिमन्यु, ये ऐतराज इनकी CPI नेता का भी है और कांग्रेस नेता का भी। शुद्धिकरण की बात करना मुझे लगता है बाकी राजनीतिक दलों के लिए नाइंसाफी है, क्योंकि वो भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। कैप्टन अभिमन्यु 30 सेकंड, उसके बाद आऊंगा राजीव रंजन। कैप्टन अभिमन्यु 30 सेकंड। आज देश की राजनीति को शुद्धिकरण की आवश्यकता है कि देश की राजनीति को परिवारवाद से बचाया जाए, भ्रष्टाचार से बचाया जाए, जातिवाद से बचाया जाए और तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति से बचाया जाए। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड, राजीव रंजन जवाब दीजिए। 30 सेकंड, राजीव रंजन 30 सेकंड, शुद्धिकरण करने 30 सेकंड, राजीव रंजन 30 सेकंड। देखिए, ये फेडरलिज्म के लिए इससे शुभ संकेत नहीं हो सकता है। जिस संघीय ढांचे की बार बार हम बात करते हैं, आज अगर क्षेत्रीय शक्तियां निकल करके आ रही हैं और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ उनका एक प्रभावी अलायंस बनेगा, तो जो गलतियां पहले पूर्व में हुई है, चाहे वो देवगौड़ा की सरकार हो, अनिल कुमार गुजराल की सरकार रही हो या इस तरह की जो भी सरकार है, VP सिंह या चंद्रशेखर की सरकार, समझ गया। लेकिन सवाल यह फेडरल स्ट्रक्चर यह संघीय ढांचे का नहीं है। राजीव रंजन, वक्त की कमी है, सवाल संघीय ढांचे का नहीं है, सवाल अवसरवादिता का है। सवाल यह उठता है कि चुनाव के पहले ही ये कुनबा क्यों बनने लगता है, चुनाव के पहले ही सब क्यों एकजुट होने लगते हैं और चुनाव के बाद बिखरते क्यों हैं किसी और गठबंधन के साथ अगर सरकार की गुंजाइश दिखती है। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। साथ में ये भी, नरेंद्र मोदी का यह कहना क्या सही है कि तीसरा मोर्चा घिसे पिटे लोगों का गठबंधन है? इस पर ऐतराज है तीसरे मोर्चे के नेताओं को। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद देखिए रात 8 बजे महाभारत हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद के साथ।